ननद बिना ससुराल। देखो ना भाग्यवान, आज हमारा बेटा पूरे 18 साल का हो गया है। मैंने सोचा है उसके 18वें जन्मदिन पर मैं उसे एक बाइक गिफ्ट कर देता हूँ। अरे तुम देखना, बाइक देखते ही खुश हो जाएगा मेरा बेटा। ठीक कहते हैं जी, शायद बाइक देखकर अपना गुस्सा भूलकर आपसे अच्छे से बात कर ले। बस मुझे भी उसी दिन का इंतजार है भाग्यवान, जब वो अपना गुस्सा छोड़कर मुझसे ठीक से बात करना शुरू कर देगा। शाम के समय। देख बेटा, मैं तेरे 18वें जन्मदिन पर क्या लेकर आया हूँ। अच्छा लगा ना बेटा? पापा, मुझे आपका कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। आपकी इस बाइक को मैं हाथ लगाना भी पसंद नहीं करूंगा, और मुझे आपके साथ कोई जन्मदिन मनाने का भी शौक नहीं है। हटिए यहाँ से। अरे बेटा, पापा कितने प्यार से लेकर आए हैं, तेरी प्रॉब्लम क्या है? इस तरह कौन अपने पिता से बात करता है? माँ की बात सुनकर चिराग गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चला जाता है। चिराग के पापा प्रवीण जी बहुत कोशिश करते हैं कि वो अपने बेटे चिराग के मन में भरे हुए गुस्से और नाराजगी को दूर कर सके। बेटे के मन को खुश करने के लिए वो उसके लिए महंगी से महंगी चीज खरीद कर लाते, हर संभव कोशिश करते, लेकिन चिराग के व्यवहार में कोई भी परिवर्तन नहीं आ रहा था। धीरे धीरे समय बीता और चिराग भी एक 25 साल का नौजवान युवक बन गया। बेटा, घर में तो तू किसी के साथ ढंग से बातचीत नहीं करता, आखिर कब तक ऐसे ही अकेले गुमसुम अपने कमरे में बैठा रहेगा? मैंने सोचा है कि अब तेरी शादी कर देनी चाहिए। कम से कम एक साथी तो होगा तेरे पास, जिसके साथ तू अपना सुख दुख बांट सकेगा। मुझे कोई शादी नहीं करनी, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। मैं जैसा हूँ ठीक हूँ। बेटा, माँ बाप तो आज है कल नहीं, हमारा क्या भरोसा। लेकिन अगर तू शादी नहीं करेगा तो कल को हमारे जाने के बाद दुनिया में अकेला रह जाएगा। जिंदगी बहुत बड़ी होती है बेटा, ऐसे अकेले नहीं कटा करती। इसलिए मेरी बात मान और कोई अच्छी लड़की देखकर शादी कर ले। माँ के बार बार समझाने पर चिराग शादी के लिए लड़की देखने को तैयार हो जाता है। 2-3 लड़कियां देखने के बाद आखिर में चिराग को रिचा नाम की एक लड़की पसंद आ जाती है और उन दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद क्या बात है चिराग, मैं देख रही हूँ कि घर का माहौल कुछ खींचा खींचा सा रहता है। तुम अपने पापा से अच्छी तरह बात क्यों नहीं करते? क्या कोई नाराजगी है आप दोनों के बीच में? देखो रिचा, कोशिश करना कि आगे से मुझे पापा के बारे में कोई सवाल ना करो। मैं उनके बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहता। बस तुम ये समझ लो कि पापा मेरी जिंदगी में होकर भी नहीं है। अरे, अपने पापा के बारे में ऐसी बात कौन करता है चिराग? आखिर ऐसा क्या हुआ आप दोनों के बीच में जो आप उनसे इतना नाराज हैं? देखो रिचा, ये आखिरी बार है जब तुम मुझे मेरे पापा के बारे में पूछ रही हो। मेरे जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत करो। इस घर की सुख शांति बनी रहे, उसके लिए यही अच्छा है कि तुम भी इस माहौल में एडजस्ट करना सीख लो। मुझे समझ में नहीं आता, ऐसा क्या हुआ होगा चिराग और पापा जी के बीच में जो वो दोनों सालों से एक दूसरे से बात नहीं करते। मुझे पता लगाना ही होगा। कुछ दिन बाद, चिराग ये देखो कितनी पुरानी पुरानी राखियां पड़ी हुई है इस ड्रॉअर में, मैं सफाई कर देती हूँ। लग रहा है सालों से तुमने सफाई नहीं की। खबरदार जो मेरे किसी भी सामान को हाथ लगाया। यही तो आखिरी यादें हैं मेरे पास दीदी की, जिन्हें देखकर मैं दीदी के स्पर्श को याद कर लेता हूँ। आज के बाद कभी भी मेरे और दीदी के बीच में आने की गलती मत करना रिचा। दीदी मतलब तुम्हारी कोई दीदी भी थी? थी नहीं है, दीदी अपने ससुराल में है। लेकिन फिर वो हमारी शादी में क्यों नहीं आई? मुझे तो यही लगता था कि तुम अपने मम्मी पापा की इकलौते संतान हो। इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है रिचा। छोड़ो, गड़े मुर्दों को उखाड़ने से कोई फायदा नहीं है। चिराग, आप अपनी दीदी से बहुत प्यार करते हो ना? मैं दुनिया में सबसे ज्यादा अपनी दीदी से ही प्यार करता हूँ, लेकिन मेरी बदकिस्मती ऐसी है कि दीदी मेरा चेहरा भी नहीं देखना चाहती। उससे नफरत है मुझसे। 15 साल पहले उसने आखिरी बार मुझे राखी बांधी थी। लेकिन हमारी शादी में तो दीदी शामिल हो सकती थी, क्यों नहीं हुई? ना मैं उनसे आज तक मिली, यहाँ तक कि घर में कोई उनके बारे में जिक्र भी नहीं करता। तुम उनसे क्या मिलोगे? मुझे खुद दीदी को देखे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं कुछ समझ नहीं पा रही हूँ चिराग। तुम्हारी दीदी तुम्हें 15 साल से राखी नहीं बांध रही और 10 साल से तुमने उन्हें देखा तक नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुम मुझे पूरी बात बताओ ना। मैं गुनहगार हूँ दीदी का। कोई अपने गुनहगार से बात भला क्यों करना चाहेगा? प्लीज साफ साफ बताओ, ऐसा क्या हुआ था आखिर? आपका परिवार ऐसे कैसे बिखर गया? दीदी मुझसे पूरे 7 साल बड़ी हैं। जब मम्मी पापा को पहली संतान के रूप में यशिका दीदी हुई
तो शुरू शुरू में तो मम्मी पापा बहुत खुश थे, लेकिन बाद में उनको इस बात का एहसास होने लगा कि उनके घर में एक बेटे ने नहीं, बेटी ने जन्म लिया है। और बेटी के जन्म होने के कारण पापा अब परिवार में अपने भाइयों से खुद को कुछ कमतर महसूस करने लगे थे। दादी भी मम्मी पापा को बेटी होने के कारण ताने दिया करती, जिसके कारण धीरे धीरे मम्मी पापा के मन में अपनी बेटी के प्रति कड़वाहट भरने लगी। बेटे की चाहत को पूरा करने के लिए 7 साल बाद उन्होंने दूसरे बच्चे के लिए कोशिश की और फिर मेरा जन्म हुआ। मेरे जन्म के बाद तो जैसे मम्मी पापा को मुंह मांगी मुराद हासिल हो गई थी। मेरे जन्म के जश्न में मम्मी पापा ऐसे डूब गए कि दीदी को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया। मेरे प्यार और देखभाल में कोई रुकावट ना आए, इसलिए दीदी को डे बोर्डिंग में एडमिशन करा दिया गया। दीदी सुबह सुबह स्कूल जाती और पूरा दिन स्कूल में बिताने के बाद शाम को 6 बजे वहां से लौटती। उसके बाद भी वो मम्मी पापा की आंखों में किरकिरी बनकर खटकती रहती। दूसरी तरफ मैं बचपन से ही दीदी से बहुत प्यार करता था। मैं पूरा दिन पलके बिछाकर दीदी के घर लौटने का इंतजार करता, और जब शाम को 6 बजे मैं दीदी को देखता तो खुशी से उछल पड़ता। धीरे धीरे समय बीतने लगा और बीतते समय के साथ मेरा दीदी के लिए प्यार बढ़ता ही गया। मैं उम्र में छोटा था, लेकिन दीदी समझदार हो रही थी। अब उसे मम्मी पापा के द्वारा किया जा रहा भेदभाव साफ महसूस होता था। दीदी 12 साल की हो गई थी और अब वो विरोध करना सीख गई थी। पापा, आप चिराग के लिए फिर से साइकिल ले आए, जबकि उसके पास पहले से ही एक साइकिल है। यशिका, अपने कमरे में जाओ। मुझे तुमसे जाने की जरूरत नहीं है कि किसे कब क्या दिलाना है। हाँ पापा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपको जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके लिए तो सिर्फ चिराग ही इम्पोर्टेंट है। मेरी पसंद नापसंद और जरूरत का आपको कोई ख्याल नहीं है। आपको फर्क ही कहाँ पड़ता है कि मैं पिछले पता नहीं कितने सालों से साइकिल मांग रही हूँ। आप याद करके बताइए पापा, आप आखिरी बार मेरे लिए कोई खिलौना लेकर कब आए थे? जबकि चिराग के लिए हर महीने आप महंगे से महंगा खिलौना लाकर देते हैं। चिराग की माँ, ले जाओ इस लड़की को मेरे सामने से। बहुत जुबान चलाने लगी है। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि अब ये अपने बाप से सवाल पूछेगी। आज के बाद ना तू घर में रहेगी और ना ये तू में होगी। आपका मतलब क्या है? कहाँ भेज रहे हैं बिटिया को? मैंने सोच लिया है कि अब ये हॉस्टल में रहेगी। मुझे हॉस्टल नहीं जाना। पहले ही आप लोगों ने मुझे डे बोर्डिंग में कर रखा है। पूरा दिन तो मैं स्कूल में रहती हूँ। अब ये कुछ घंटे भी मेरे साथ रहना आप लोगों को बर्दाश्त नहीं है। बदतमीज होती जा रही है तुम्हारी बेटी। इसको सुधारने का एक ही तरीका है कि अब ये यहाँ से हॉस्टल जाए। ऐसे बदतमीज बच्चों को सुधारने के लिए हॉस्टल से अच्छी जगह कोई हो ही नहीं सकती। दीदी ने बहुत कहा कि वो हॉस्टल नहीं जाना चाहती, लेकिन मम्मी पापा ने दीदी की एक बात नहीं सुनी और उन्हें हॉस्टल भेज दिया। हॉस्टल जाने के बाद पापा मम्मी का दिल दीदी के लिए और भी ज्यादा सख्त हो गया, और उन्होंने इस बात को याद रखना भी बंद कर दिया कि उनकी एक बेटी भी है। दीदी भी पापा मम्मी के प्यार के लिए तरसते तरसते कब पत्थर की हो गई, उन्हें खुद भी एहसास नहीं हुआ। इन सब में दीदी के बाद जिसने सबसे ज्यादा सहा वो मैं था। मैंने दीदी को बचपन से ही सबसे ज्यादा प्यार किया, लेकिन मेरी दीदी हमेशा यही मानती रही कि मेरे कारण ही पापा मम्मी उससे दूर हुए हैं। मेरे आने के कारण उन्होंने दी को खुद से दूर कर दिया और उनके हिस्से का सारा प्यार और ममता मुझे मिल गई। दीदी को लगता था हर वो चीज जो पापा ने लाकर मेरे हाथ में थमाई उस पर सिर्फ और सिर्फ दीदी का हक था। पापा के किए की सजा मुझे भुगतनी पड़ी, और हर गुजरते दिन के साथ दीदी मुझसे दूर, बहुत दूर होती चली गई। कुछ सालों के बाद उसने मुझे राखी बांधना तक छोड़ दिया। इतना ही नहीं, अब तो वो छुट्टियों में भी घर आने के बजाय हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने का बहाना बना देती, और इस तरह से उसने परिवार के साथ दूरियां बढ़ा ली। पापा ने भी कभी कोशिश नहीं की कि वो लोग दीदी को प्यार से मना कर हॉस्टल से घर लेकर आए या कभी प्यार से उसके सर पर हाथ ही रख दे। मैं जब समझदार हुआ तो मुझे पापा का ये भेदभाव अंदर तक तोड़ने लगा। बस इसी कारण मैंने पापा से बात करनी बंद कर दी। मुझे लाड दिखाने के लिए पापा जब भी कोई महंगा तोहफा लेकर आते हैं तो मुझे उसमें उनका प्यार नहीं, मेरी दीदी के आंसू दिखाई देते हैं। हॉस्टल से पढ़ाई खत्म करने के बाद जब दीदी घर आई तो जैसे उनके लिए इस घर में एक एक दिन काटना भारी होने लगा। पापा भी दीदी को इस घर में बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, और दीदी वो तो हमारे साथ एक दिन भी नहीं रहना चाहती थी। इतने सालों का गुस्सा भरा होने के कारण दीदी की जुबान बहुत कड़वी हो गई थी। वो बात बात पर पापा मम्मी को नीचा दिखाती,
जिससे पापा दीदी से और भी ज्यादा गुस्सा हो जाते। फिर दीदी के लिए एक रिश्ता आया और पहले ही रिश्ते को हाँ कर पापा ने दीदी से हमेशा के लिए अपना पीछा छुड़ा लिया। 22 साल की उम्र में दीदी शादी करके अपने ससुराल चली गई और उस दिन के बाद दीदी ने कभी भी पलट कर हमारे घर की तरफ नहीं देखा। इतना ही नहीं, दीदी मेरी शादी में शामिल होने के लिए भी नहीं आई। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। आपके साथ सचमुच बहुत बुरा हुआ है, लेकिन एक बार आप दीदी के बारे में सोचिए। उन्होंने बचपन से इतना भेदभाव सहा, उनके मन पर क्या बीतती होगी जब वो मम्मी पापा को आपके साथ हंसते मुस्कुराते देखती होंगी। उनको कितनी तकलीफ होती होगी। माता पिता के प्यार पर तो हर बच्चे का समान रूप से अधिकार होता है ना। फिर मम्मी पापा ने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी? क्या बेटी होना इतना बड़ा अपराध है कि बेटे के जन्म के बाद पापा ने दीदी को हॉस्टल भेजने की सजा सुना दी? पापा चाहे जितने भी कोशिश कर ले रीचा, लेकिन मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता कि उनके कारण मैंने अपनी प्यारी बहन को हमेशा के लिए खो दिया। मेरी वो बहन जो बचपन में मेरे लिए सबसे लड़ जाती थी, आज मेरी तरफ देखना पसंद तक नहीं करती। मैं चाहे जितनी भी कोशिश कर लूं, दीदी को बेघर करने का गिल्ट मेरे मन से कभी नहीं निकलता रीचा। आप चिंता मत करिए, मैं आपसे वादा करती हूँ मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। मैं दीदी से मिलने जाऊंगी और उन्हें मनाने की पूरी कोशिश करूंगी। आप देखना, जल्दी आपका पूरा परिवार एक साथ होगा। रीचा यशिका के ससुराल जाकर यशिका से मिलती है। दीदी, मैं रीचा हूँ, आपके छोटे भाई चिराग की पत्नी। आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। कल आप आकर हमारे साथ लंच करिए, सबको बहुत अच्छा लगेगा। अरे गलत जगह पर आ गई हो तुम। रीचा, यहाँ आने से पहले अपने ससुराल वालों से परमिशन ली थी या नहीं? अगर उन्हें पता चल गया ना कि तुम यहाँ आई थी तो तुम्हारा भी उस घर में रहना मुश्किल कर देंगे। आप ऐसी बातें क्यों कर रही है दीदी? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके छोटे भाई ने आज तक आपकी एक एक निशानी को अपने पास संभाल कर रखा हुआ है। मम्मी पापा की गलतियों की सजा आप अपने भाई को क्यों दे रही हैं दीदी? चिराग के लिए ही सही, आप एक बार आइए तो। रीचा, तुम एक अच्छी लड़की हो, खुद सोचकर बताओ, अगर शादी के बाद तुम्हारे मम्मी पापा तुम्हें दूध में गिरी मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? शादी के बाद आज तक मेरे मायके से मुझे कभी न्योता नहीं मिला। मम्मी पापा ने कभी जानना भी नहीं चाहा कि मैं जिंदा हूं या मर गई। कोई भी तीज त्योहार हो या कोई और उत्सव, अगर मैं माँ को फोन करती ना तो वो यही कहती, बेटा शादी के बाद लड़की का ससुराल ही उसका घर होता है, बिना बात तो यहाँ आएगी तो घर का माहौल खराब हो जाएगा। बस मैंने भी सोच लिया कि जब मेरे मायके जाने से वहां का माहौल खराब होता है तो मैं वहां क्यों जाऊं। अब मैं चाहे जिस हाल में रहूं, अपने ससुराल में खुश हूं। मैंने अपने हाल में जीना सीख लिया है रीचा। बेहतर होगा तुम मेरी शांत जिंदगी में पत्थर मारकर हलचल पैदा ना करो। ननद यशिका की बात सुनकर रीचा घर लौट आती है। दीदी अपनी जगह पर ठीक ही तो है। जब मायके से उन्हें प्यार और सम्मान मिला ही नहीं तो वो क्या करने के लिए यहाँ है? एक तरफ मेरे मम्मी पापा हैं जो दिन में 2 बार फोन करके ये याद दिलाते रहते हैं कि बेटा शादी हो गई तो ये कभी मत समझना कि तेरा अधिकार इस घर से खत्म हो गया। ये घर तेरा था और हमेशा तेरा ही रहेगा। हर एक तरफ मेरे सास ससुर हैं। मुझे तो अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि सच में कोई माँ बाप बेटा बेटी में इतना भेद कर सकते हैं कि बेटी के होने न होने से उन्हें कोई असर ही ना पड़े। रीचा ने महसूस किया था कि शादी के बाद से ही उसके सास ससुर उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आ रहे थे। वो उसकी हर जरूरत का ख्याल रखते थे। उन्हें देखकर तो ऐसा लगता ही नहीं था कि वो अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा व्यवहार भी कर सकते हैं। मम्मी जी, अगले सप्ताह चिराग का जन्मदिन है। मैंने सोचा है हम माता का जगराता करा लेते हैं। ठीक है बेटा, जैसी तेरी इच्छा। मम्मी जी, दीदी को फोन कर दीजिए ना, वो भी समय से पहुंच जाएंगी। अरे उसकी शादी हो गई है, अब उसे अपना परिवार संभालने दे। रोज रोज मायके जाने से लड़कियों की गृहस्थी डिस्टर्ब होती है, और यहाँ आकर वो करेगी भी क्या? तू उसे छोड़, अपने मम्मी पापा को फोन कर दे और जाकर तैयारियां कर ले। मम्मी जी, जितना जरूरी मेरे मम्मी पापा को यहाँ बुलाना है ना, उतना ही जरूरी है दीदी का यहाँ की खुशियों में शामिल होना। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि दीदी यहाँ आएगी तो उनकी गृहस्थी हिल जाएगी? देख रीचा, तो कुछ जानती नहीं है, उतना ही कर जितना मैं तुझे बता रही हूँ। ना तेरे बुलाने से वो आने वाली है और ना ही मैं उसे बुलाने वाली हूँ।
ठीक है, जैसा आप कहें मम्मी जी। अच्छा, मैं आपको कई दिन से एक बात बताना चाह रही थी। मैंने और चिराग ने सोच लिया है कि हम बच्चे नहीं चाहते हैं, इसलिए आप हमसे ये उम्मीद लगाना बंद कर दो कि आपके घर कोई पोता या पोती आने वाला है। अरे कैसे मनहूस बात कर रही है बहू तू? क्यों नहीं चाहते तुम बच्चे? मम्मी जी, हम बच्चा नहीं चाहते क्योंकि कल को हमारे घर बेटा होगा या बेटी, ये हम तो डिसाइड नहीं कर सकते ना। और अगर बेटी हो गई तो हम क्या करेंगे? अरे अगर बेटी हो गई तो क्या हो गया? राजकुमारी होगी, वो भी हमारी। झूठ मत बोलिए मम्मी जी। अगर बेटी हुई तो आप लोग उसके साथ भी वही करेंगे जो यशिका दी के साथ किया। अगर आप अपनी बेटी के साथ ऐसा कर सकती हैं तो मेरी बेटी के साथ भेदभाव करने में तो आपके कभी हाथ नहीं कांपेंगे। कल को हमारी बेटी अपने ससुराल में पड़ी आंसू बहाए, इससे तो अच्छा है ना कि हम औलाद ही पैदा न करें। और ये हम दोनों का अंतिम फैसला है जिसे हमने बहुत सोच समझ कर लिया है। माफ करते बेटा, हमें अपनी गलती का एहसास है। हम मानते हैं हमसे गलती हुई। अगर वाकई आप लोगों को आपकी गलती का एहसास है पापा जी, तो माफी यशिका दी से मांगिए और उन्हें मनाकर अपने घर ले आइए। दीदी इस घर में आएंगी तभी ये घर घर लगेगा। इस घर की सारी खुशियां वापस आ जाएंगी पापा जी। बस आपको एक कदम दीदी की तरफ बढ़ाना है। तुम ठीक कहती हो बेटा, इस घर की खुशियां हमने खुद बर्बाद की है, बस अब और नहीं। चल सीमा, अपनी बेटी को विदा करा कर लाते हैं। बहुत समय हो गया बिटिया के हाथ की चाय नहीं पी। प्रवीण और सीमा जाकर अपनी बेटी से हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं और उसे मनाकर वापस घर ले आते हैं। बहन को घर आया देख चिराग भी खुशी से झूम उठा था और इस तरह बरसों बाद पूरे परिवार ने एक साथ बैठकर खाना खाया था।